तो बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा दिख रहा है अभी। आपको ये पूरा विजिबल है, व्हाइट बोर्ड विजिबल है पूरा? यस सर। अच्छा, वॉइस ऑडिबल? मेरा वॉइस यस पूरा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा कम स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट है। क्यों? तो बेटा इसलिए क्या हुआ? सर सुबह सुबह शायद सो गए हैं। वेरी गुड, सो जाओ बेटा, यही तो उम्र है सोने का। ये तो 4 साल करना है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका अपनी सीरीज, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म 1। तो मैं हेडिंग देता हूं बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म 1। तो बेटे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो पहले बेटा जान लो कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक बार देख लो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है याद रखना बेटा, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लेयर वाइज पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, देखते रहो, कुछ भी डाउट होगा पूछो। तो पहले तो बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक बार देख लो। तो बेटा जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। कोई भी एक चीज को केमिकल रिएक्शन कब बोलो? कोई चीज, कोई एनवायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, उसको केमिकल रिएक्शन कब बोलोगे ना? जब उसमें आपका ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सर इसका क्या मतलब है? अब देखो बेटा, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज simply breaking of old bond। सर ये वाला हम नोट करेंगे। हाँ बेटा लिख लो, and formation of new bond। अब जो भी पढ़ाएंगे बेटा इसी को नोट करना। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर आप अपने सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, पीडीएफ करके भेज दीजिए, हम इसको प्रिंट आउट कर लेंगे, हम वो भी कर सकते हैं। बट बेटा यहाँ पे लिखो, अच्छा है, प्रॉब्लम क्या है? ओके चलो। सर वो वाला तो थोड़ा केमिकल रिएक्शन साइड वाला, वो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है सर एंड वो नया साइड वाला बॉन्ड थोड़ा का विजिबल फॉर्मेशन। नहीं हो रहा सर, लाइट की वजह से। कौन सा बेटा, ऊपर वाला? ये सर ऊपर वाला जो राइट साइड में। एक सेकंड रुको, अब देखो। ये यस सर, अभी क्लियर है। चलो अब देखो बेटा, देखो ये चाहिए, बोर्ड अभी विजिबल है क्या पूरा? तो ये लाइट नहीं देंगे। हाँ सर, ये विजिबल सर है। अभी विजिबल है। अगर बेटा बोर्ड आपका विजिबल, अगर आपका बोर्ड पूरा पूरी विजिबल है तो मैं ये वाला लाइट नहीं दूंगा। हाँ सर सर, अभी विजिबल पूरा है। विजिबल है। विजिबल है तो चलेगा। यस सर। तो बेटा देखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, सपोज मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है। देखो ये ए भी एक मॉलिक्यूल है, एक्स वाई एक मॉलिक्यूल है। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल है और ये भी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बेटा रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन करेंगे। बट मेरा ही मतलब है, मैं बोल रहा, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बेटा, जब ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा ना, तब क्या होगा ना, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो पुराना बॉन्ड मतलब क्या? इन दोनों का रिएक्शन है। तो इन दोनों का रिएक्शन है मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब एबी के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक्सवाई के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कब? कैसे ना? ए और एक्स के बीच में, सपोज ए और एक्स के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। देखो एबी के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, एक्स वाई के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया। अब नया बॉन्ड किसके बीच में फॉर्मेशन हो रहा है? ए और एक्स के बीच में, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए और वाई के बीच में। तो ए और एक्स के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बी और वाई के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ ना? इसका ये मतलब हुआ, देखो ये पूरा बेटा आपका केमिकल रिएक्शन है।
कि जो पूरा चीज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया ना, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो ओल्ड बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और आपका नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये जो दो बॉन्ड है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड था, आपका ओल्ड बॉन्ड था। अब जो नया बॉन्ड दो फॉर्मेशन हो, इसमें कौन सा बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड है। तो बेटा इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और बेटा हमेशा याद रखना, केमिकल रिएक्शन में इसके लेफ्ट साइड में जो होगा ना, इस आरो मार्क की लेफ्ट साइड में जो होगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं या फिर सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इस लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे बेटा, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं और इसको और क्या बोलते हो, रिएक्टेंट बोलते हो। और बेटा जो राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हो बेटा, प्रोडक्ट बोलते हो। तो बेटा यही होता है टोटल फंडामेंटल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, ये देखो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लिया तो एच एच के बीच में जो बॉन्ड है, ओ ओ के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेकिंग होता है और एच और ओ के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट इज वाटर फॉर्मेशन होता है। मतलब आपने जब लिखा, मतलब एग्जाम्पल में बोला H2 + O2, आपने बोला H2O होगा। अब बैलेंसिंग छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, इस यहाँ पे होता क्या है बेटा, एच एच के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ओ ओ के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ओ एच के बीच में एक बॉन्ड, ओ एच के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो एच ओ के बीच में, एच ओ के बीच में। तो बेटा ये कंसेप्ट होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट यही होता है कि उसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बेटा तो मुफ्त में हो जाएगा, ऐसे फ्री में हो जाएगा, बस आपका ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं बेटा। इसके लिए क्या होता है, इन दोनों को आपको अटैकिंग रिएजेंट देना पड़ता है। चाहे वो अटैकिंग रिएजेंट आपका हीट हो सकता है, चाहे वो अटैकिंग रिएजेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, चाहे वो अटैकिंग रिएजेंट आपका लाइट हो सकता है, चाहे वो अटैकिंग रिएजेंट आपका कोई पेरोक्साइड या फिर कोई सॉल्वेंट हो सकता है, या फिर कोई रेडिकल हो सकता है, या फिर कोई पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ। तो बेटा ये जो रिएक्टेंट का, यहाँ पे जो रिएक्टेंट का जो पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट का नया बॉन्ड, प्रोडक्ट में नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो इसे फ्री में नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ अटैकिंग रिएजेंट देना पड़ता है। तो बेटा जो मैंने अभी लिखा ना, इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे आप लोग यहाँ तक लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं कि तो कोई भी बोलेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसका दो आटम, इसका दो आटम, इनमें जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। अब देखो इन दोनों आटम में जो दो है नया मॉलिक्यूल, इनमें नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी को बोलते हैं बेटा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जहां पे ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी कंसेप्ट को आपको आगे लेके चलेंगे बेटा। तो आपको, मुझे इतना लगता है बेटा कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मुझे ये लगता है कि आपको ये पूरा पूरी समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता क्या है। तो मुझे मेरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन पहले क्या होता है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट। बोलिए बेटा, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? यस क्या सर। आपको यहाँ तक यस तो सर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो बेटा तो केमिकल रिएक्शन आपने देखा ना, ये केमिकल रिएक्शन दिखने में जितना इजी लगता है कि आपका सबस्ट्रेट या फिर रिएजेंट है, आपने इसको अटैकिंग रिएजेंट दे दिया और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो रिएक्टेंट को अटैकिंग रिएजेंट देने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेटा, कितना सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, बट वो इतना सिंपल तरीके से होता नहीं बेटा। तो बेटा तो एक्चुअल प्रोसेस होता है इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसी को जो पढ़ेंगे उसी को बोलते हैं बेटा रिएक्शन का एक्चुअल और ओरिजिनल मैकेनिज्म, या फिर उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ऑल द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस अंडरगोइंग विदिन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है उसी को मैं बोलूंगा बेटा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
मिटाएंगे इसको, चल लिख लिया सर। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि आपको दिख रहा है कितना इजीली हो गया, आपने बोल दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, कितना इजीली आपने बोल दिया, और आप दूसरे को भी बोलते रहते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके पानी फॉर्मेशन करेगा, कितना सिंपल तरीके से आपने बोल दिया। बट बेटा वो इतना सिंपल तरीके से होता नहीं, बट वो कौन से तरीके से होता है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इतने सारे 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, क्योंकि बेटा अभी तो एक एक घंटे में क्या कर सकते हैं, 4-5 घंटा मिलता था, अब एक एक घंटे में क्या जितना हो सके हम करेंगे। आज इवनिंग को भी करेंगे क्योंकि इवनिंग को क्लास है मेरा, तो डू अटेंड माय क्लास, पूरा रेगुलर क्लास है, डाउट क्लियरिंग क्लास है, वो पूरा अटेंड करो बेटा, पूरा इसको फिर से कंटिन्यू कराएं। तो बेटा जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना करेंगे, हो सकेगा तो एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे, थर्सडे को अगर चांस मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे, और इसको खत्म करेंगे। ओके बेटा चल, तो बेटा अगर कोई पूछेगा तो चलो केमिकल रिएक्शन तो आपने बोल दिया, अब ये बोलो कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। आप बोलोगे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एंटायर प्रोसेस होता है, द कंप्लीट प्रोसेस undergoing within a chemical reaction is called रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा याद रखना, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंप्लीट प्रोसेस क्या क्या उसके अंदर होता है वही आपको बोलेगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। बट अभी क्वेश्चन ये है बेटा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है वही तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट क्या क्या होता है ये पहले जान लो बेटा, इसी को आप बोलोगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेटा मुझे बोलो, आपका जब केमिकल रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा बेटा, सब्सट्रेट लिखा या फिर रिएक्टेंट लिखा, तो मैंने क्या लिखा स्टार्टिंग में, सब्सट्रेट। देखो बेटा जो अभी लिखने वाला हूं एक केमिकल रिएक्शन में यही होता है, और इसी कंप्लीट प्रोसेस को आप रिएक्शन मैकेनिज्म बोलोगे। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था बेटा, सब्सट्रेट या फिर रिएक्टेंट था। अब सब्सट्रेट या फिर रिएक्टेंट को आपको किसने अटैक किया बेटा, अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। अब अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सब्सट्रेट और रिएजेंट को या फिर रिएक्टेंट को आपकी अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। तो अटैकिंग रिएजेंट ने क्या किया बेटा, आपकी सब्सट्रेट को अटैक किया। तो अटैक करेंगे तो क्या होता है बेटा, सब्सट्रेट का ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, या उसके बाद प्रोडक्ट में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसमें क्या होता है बेटा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और बॉन्ड का ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड का क्लीवेज। इसका क्या मतलब है डिटेल में पढ़ाएंगे, सब डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा फील दे रहे हैं बेटा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसी का फील आपको अभी दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, आपके पास सब्सट्रेट या फिर रिएक्टेंट था, उसको आपने क्या किया, कुछ अटैकिंग रिएजेंट दे दिया। उस अटैकिंग रिएजेंट ने क्या किया, सब्सट्रेट या फिर रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड था या फिर जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेकिंग को बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। तो ब्रेकिंग से क्या फॉर्मेशन होगा, क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग से आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। सर ये फिर इंटरमीडिएट क्या है, ये नया फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अरे बेटा वही तो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। बट जो इंटरमीडिएट है ना बेटा वो बहुत अनस्टेबल होता है, कुछ टाइम के लिए होते हैं। ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं डिटेल में पढ़ाएंगे, इसके बाद 300-400 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट के ऊपर 400 क्वेश्चन है। तो बेटा इंटरमीडिएट जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, अब ये अनस्टेबल खुद को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा ये अभी क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो इंटरमीडिएट अभी किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो क्या इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल है, तो ये डायरेक्टली तो खुद अनस्टेबल है, तो ये क्या डायरेक्टली से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं बेटा, ये खुद को पहले स्टेबलाइज करेगा। कैसे, बाय सम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सर ये क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऐसे होते हैं बेटा, ये इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होकर क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है।
तो बेटा ये जो इंटरमीडिएट जो लिखा ना, जो कि अनस्टेबल है, जो कि कम टाइम के लिए होता है, ये स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होते हैं ये इसको स्टेबिलाइज करते हैं। तो अगर इसको कंफ्यूज हो रहा है ना बेटा, इसको ऐसे डायरेक्ट पूरा लिख नहीं सकते हो। ये जो इंटरमीडिएट है इसको लिखो स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से स्टेबिलाइज होकर क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो देखो बेटा, जिसको आप कितना सिंपल बोलते थे कि रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट को कुछ भी कर लो, कुछ अटैकिंग रिएजेंट दे दो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग, प्रोडक्ट में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितना इजीली बोलते थे। बट देखो एक्चुअली कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट को आपको अटैकिंग रिएजेंट देना पड़ेगा। फिर सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट का बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, जो कि मैंने बोला ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग, जिसको बॉन्ड क्लीवेज बोलते हो, या फिर बुक में आपका बॉन्ड का फिशियन लिखा है, या फिर इसको बॉन्ड सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग भी लिख सकते हो। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं बेटा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। सर इंटरमीडिएट होता क्या है, यही तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा इंटरमीडिएट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो सर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कैसे ना, ये इंटरमीडिएट पहले स्टेबिलाइज होगा, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होते हैं, तब आपको बोलेंगे इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपका इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो एक केमिकल रिएक्शन में जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना बेटा, इसी को आप बोलते हो रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पूरा जो चीज आप इधर देख रहे हो केमिकल रिएक्शन में, थोड़ा सा दे देंगे। process undergoing within a chemical reaction. The complete process undergoing within a chemical reaction is called reaction mechanism. एक केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस होता है, यही एग्जैक्ट प्रोसेस होता है कि पहले सबस्ट्रेट होता है, उसको कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, उसमें सबस्ट्रेट का बॉन्ड का क्लीवेज होता है, फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है, और खुद को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का हेल्प लेता है और खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो बेटा, इसी को आप बोलते हो रिएक्शन का मैकेनिज्म। और बेटा इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसी के बारे में, इस जो स्टेप लिखा ना बेटा, इसी स्टेप के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इसमें हजार क्वेश्चन आते हैं बेटा। द मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया कि जो चीज के बारे में मैं पढ़ाऊंगा वो चीज एक्चुअली होता क्या है, कि रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, एग्जैक्टली वही आपको बताएगा आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। और यही बेटा एक्चुअल प्रोसेस, यही होता है एक्चुअल मैकेनिज्म इन व्हिच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। तो सर पढ़ेंगे इसके ऊपर क्या क्या, जो लिखा ना बेटा उसी के ऊपर सीरियली अब मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पर लिखना बेटा, अब जो लिखने वाला हूँ उसको नोट मत करना, अभी वो पढ़ाऊंगा। अब जान लो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा बेटा, पहले बेटा जब अटैकिंग रिएजेंट आपकी रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट को अटैक करता है ना बेटा, तो आपका बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा ये बॉन्ड का क्लीवेज कितने टाइप का होता है। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा बेटा बॉन्ड का क्लीवेज, या फिर इसको और क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड का फिशियन, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। पहले ये पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपको सेकंड क्या पढ़ाऊंगा बेटा, ये अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। सर अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो कि सबस्ट्रेट को अटैक करके उसका बॉन्ड का ब्रेकिंग कर देते हैं। बॉन्ड का ब्रेकिंग तो आप पढ़ा दोगे, बट बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ क्यों, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से। तो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद डिटेल में अटैकिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, तो ध्यान से देखो बेटा, जब अटैकिंग रिएजेंट ने बॉन्ड का इसका बॉन्ड का क्लीवेज किया ना, तो आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। तो सर इंटरमीडिएट क्या होता है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में इंटरमीडिएट। और बेटा आपका इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। बट बेटा उसके पहले मैंने क्या लिखा, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, वही मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो बेटा यही चार चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये चार चीज खत्म तो ये चैप्टर खत्म।
पहले तो कंसेप्ट समझ लो कि आप पढ़ने क्या वाले, यही 4 चीज पढ़ने वाले। और देखो बेटा, ये चारों चीज मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये खत्म तो चैप्टर खत्म। बट बेटा ध्यान से देखोगे ना, ये चारों चीज हमने यहाँ से ही लिया है। देखो पहले बॉन्ड का क्लीवेज लिया, फिर अटैकिंग रिएजेंट लिखा यहाँ पे ये लिया, फिर ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है ये लिया, और इंटरमीडिएट खुद को स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ये लिया। तो ये चारों चीज को मैं अगर डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा तो बेटा आपको पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इज देयर एनी डाउट? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इज देयर एनी डाउट इन द कंसेप्ट? इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट में आपको कुछ डाउट है क्या कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? रिएक्शन मैकेनिज्म नाम तो सुन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लिया, बट ये इसमें क्या क्या पढ़ने वाले? यही सब पढ़ने वाले, यही 4 चीज पढ़ने वाले। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, क्या इसमें आपको कुछ भी डाउट है? बताइए बताइए बेटा। नो सर। बेटा जल्दी बताइए, सबका क्लियर है? अच्छा बेटा आप लोग Yes, सो गए यस क्या? सर। अबे गधों सो गए क्या? ओपन करके सो गए क्या? नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। तो बेटा जब भी इसे पढ़ाएंगे ना, तो जब मैं पूछूंगा बेटा क्लियर हो, आप बोलना हाँ क्लियर। तो बेटा ठीक है, आई नो आप तो 3 बजे उठ जाते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको, जब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कुछ भी अगर डाउट है ना बेटा, साइलेंट मत बैठना। ओके बेटा, जब साइलेंट बैठोगे तो प्रॉब्लम। ओके चलो स्टार्ट करता हूं बेटा। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म। और उसका स्टार्ट करूंगा कौन सा पार्ट? बॉन्ड का क्लीवेज और बॉन्ड का फिशन। किसका बॉन्ड का क्लीवेज? रिएक्टेंट का बॉन्ड का क्लीवेज। बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है? अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होता है। तो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ये बॉन्ड का क्लीवेज या फिर बॉन्ड का फिशन। फिशन मतलब ब्रेकिंग, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, मतलब तोड़ना। ओके बेटा चल। उठ नहीं रहा है, कौन प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, अब जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका आपका बॉन्ड का क्लीवेज। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग दे दीजिए, बॉन्ड का क्लीवेज, या फिर इसको और क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड का फिशन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पहले पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। किसका क्लीवेज? रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज करेगा कौन? अटैकिंग रिएजेंट। पर सर क्लीवेज होता क्या है? ये ब्रेकिंग कितने टाइप का होता है? बॉन्ड तो लगेगा, हाँ बॉन्ड तो ये है, उसका ब्रेकिंग भी होता है, मतलब बॉन्ड का तोड़ना, बॉन्ड का टूटना, इसको ब्रेकिंग बोलते हैं। पर सर ये बॉन्ड का टूटना कितने टाइप का हो सकता है, ये तो बता दीजिए। बेटा ये 2 टाइप का होता है, याद रखना बेटा। कोई भी रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड का टूटना, वो 2 तरीके का होता है। पहला होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बेटा इसके ऊपर ना 1000 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं ये बोलूंगा कि इतने ऐसे दिखते रहे क्या, एक सेकंड, हाँ मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो, ये जो होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक का, इसमें ना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डालूंगा आपके एग्जाम में, इसका डिफरेंस भी डाल सकता हूँ।
तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट, डिफरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। आप पहले कंसेप्ट समझ लो कि बेटा यहाँ पे होमो का मतलब क्या होता है। बेटा होमो का मतलब होता है बेटा हमेशा याद रखना सेम। और लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइटिक मतलब लाइसिस। और आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है, लाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन। एग्जैक्टली बेटा हेटेरो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। जैसे होमो का मतलब होता है सेम और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ऐसे एग्जैक्टली बेटा हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और लाइसिस का सेम मतलब, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। पर सर यहाँ पे क्या सेम है और क्या डिफरेंट है ये तो समझा दीजिए, फिर नोट बुलाएंगे। चलो बेटा अब लिखना मत, पहले समझो, फिर मैं नोट आपको बुलाऊंगा, क्लास में ही बुला दूंगा। इसमें डिफरेंस में आप पूरा लिखोगे पॉइंट तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स आउट ऑफ 3 पूरा फुल मिलेगा। बट उससे पहले समझ लो, मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तभी लिखना बेटा। अब ध्यान से सुनो पहले। तो मैंने बोला कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है बेटा ना, होमोलाइटिक बॉन्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बट बेटा होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, क्या सेम होता है, क्या सेम होता है ना बेटा। ध्यान से देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपके सामने रखा ए बी। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए एक एटम है और बी एक एटम है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा ना, पहले तो ये जान लीजिए बेटा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो दो एटम है जिन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किया है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो कि फ्यूचर में पढ़ेंगे कि एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के साइड में अट्रैक्ट करने का, अपने पास अट्रैक्ट करने का, खुद के पास खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो बेटा। मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम में पढ़ाया था, जब मैंने पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, the tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself। एक एटम का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के साइड में, अपने साइड में खींचने का जो टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी, उसी को आप बोलते हो बेटा क्या ना, उसी को बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में होमो का मतलब सेम होता है। यहाँ पे जो दो एटम है ना जो कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किए हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम, इसलिए इसको होमोलाइटिक बोलते हैं। होमो का मतलब सेम। कोई पूछेगा क्या सेम है, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, ऐसा नहीं कि पूरा सेम है, ऑलमोस्ट सेम। मतलब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो। बट कोई पूछेगा बट तो ठीक है जीरो, ऑलमोस्ट जीरो बोलते हो तो मतलब जीरो भी हो सकता है और कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या बता सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब याद रखना बेटा कि मैक्सिमम मैक्सिमम 0.4, मतलब दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा ना वो अराउंड 0.4 या फिर उससे कम। दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.4 मैक्स टू मैक्स 0.4 या फिर उससे कम होगा, तब उन दोनों के बीच में, जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, तब जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा उसी को बोलते हो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो बेटा, अब मैंने बोल दिया कि ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट है। देखो बेटा ये है आपका ए और ये है आपका बी, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो बेटा मुझे बोलो, जब मैं इस बॉन्ड का ब्रेकिंग करूंगा, क्योंकि इस बॉन्ड का देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब इस बॉन्ड का ब्रेकिंग करूंगा तो मुझे बोलो बेटा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, क्योंकि रूल क्या बोलता है, जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, मैंने याद करो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वही इलेक्ट्रॉन को लेता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन बी का, ये इलेक्ट्रॉन ए का, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग से बना है। पर जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, मैंने बोला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को वही लेके जाएगा। सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बी के पास है, तो ए का जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी बी लेके जाएगा। ये होता है बॉन्ड ब्रेकिंग का रूल। बट यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो दोनों में से कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यहाँ पे तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मतलब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये खींच नहीं सकता,
इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच नहीं सकता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जितना जोर से खींचेगा, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये उतना जोर से खींचेगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, कोई ऐसा एक एटम नहीं होगा जिसको ये दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो करेंगे क्या ना, यहाँ पे ये होता है बेटा, जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ना, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, मतलब ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बी के इलेक्ट्रॉन को बी लेगा, तो बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से देखो बेटा, ये डॉट दिखा, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। और बेटा ये कैसे बना ना सर, ए और बी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का खासा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो इनमें से किसी का भी डोमिनेटिंग पावर नहीं रहेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी ये ले लेता, बट ये और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, इस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। बट इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ना, ये इसको ले जाएगा या ये इसको ले पाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा। इसी टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को बेटा क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और ये जो बेटा न्यूट्रल स्पीसीज आप देख रहे हो ना, जिसमें आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इस न्यूट्रल स्पीसीज को क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल, जो कि एक इंटरमीडिएट है, जिसके बारे में ढेर सारे चीज में पढ़ाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है पहले वो कैसे होता है ना सर। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है पहले जान लो, जब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। तो जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो दोनों एटम में से किसी भी एटम का डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो क्या करेंगे ना, कॉम्प्रोमाइज होगा, उनमें अंडरस्टैंडिंग होगा कि देखो आपका जितना पावर मेरा उतना पावर, काम करो। बॉन्ड का ब्रेकिंग तो ऐसे होने वाला है, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग कब होता है, जब आप अटैकिंग रिएजेंट देते हो। वो क्या है पढ़ाएंगे इसके बाद। तो आपने सपोज इसको अटैकिंग रिएजेंट दे दिया, बॉन्ड का ब्रेकिंग तो होगा ही होगा। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग में इनमें कंप्रोमाइज होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रखता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो देखो ये इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तब कोई भी स्पेसिस में एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हो बेटा फ्री रेडिकल। क्या बोलते हो बेटा, फ्री रेडिकल। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपका क्या फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। मैं लेयर बाय लेयर चल रहा बेटा, अभी तो बिगिनिंग किया, इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी अब ध्यान से पूरा फोकस करके सुनते रहो। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो इसको, इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूंगा, the covalent bond here, the covalent bond breaks in such a way that each atom gets one electron। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अब लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, तो बेटा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये पहले लिखना है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखना है। इसको ही एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट नंबर 1 को पहले लिख लो। क्या लिखना है बेटा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हियर covalent bond breaks in such a way, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा मैंने, your covalent bond breaks in such a way that each atom gets that each atom gets a single electron. Each atom gets a single electron of the paired pair। अब देखो बेटा मैंने क्या लिखा, here covalent bond breaks in such a way, homolytic bond cleavage में आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है। तो आपका जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, उसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे ना, हियर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे, कोवलेंट बॉन्ड इस वे में ब्रेक होता है कि कब कैसे होता है ना, जो दोनों एटम होते हैं ना बेटा, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखो ये है आपका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को एक एक करके लोग शेयर कर लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं। देखो ईच एटम गेट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर में से ये जो दोनों एटम है, इनको
एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। देखो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। देखो ये दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को ए ने ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को बी ने ले लिया। इसी को बोलते हैं बेटा होमोलाइटिक बॉन्ड का क्लीवेज। और इससे क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होता है, जो कि इसके बाद के पॉइंट में दिखेंगे। तो क्या बेटा, अगर मैं आपको होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में कोई फंडामेंटल पूछूं, इंट्रोडक्टरी, तो बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे। तो पहला जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट दिया, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया बेटा? जो पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट दिया, समझ में आया? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है ना सर? दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका तो क्लीवेज होगा, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज का मतलब ही वही होता है, बॉन्ड का ब्रेक होना। बट यहाँ पे जो बॉन्ड का ब्रेक होगा वो बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में होगा जिन दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आइदर ऑलमोस्ट 0 या फिर 0.4 या फिर 0.4 से कम। मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 0 होता है, या फिर डिफरेंस अगर दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे वो मैक्सिमम 0.4 तक ही जाएगा। तो मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा? ना कोई अटैकिंग रिएक्टेंट अटैक करेगा। क्या है वो पढ़ाएंगे इसके बाद। तो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा ना, बॉन्ड का ब्रेकिंग का रूल क्या होता है बेटा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, बॉन्ड का ब्रेकिंग का रूल होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बेटा, वो दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपने ओर ले लेगा। सपोज बी आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा ना बेटा, तो बी ना अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है। ये कंसेप्ट होता है। सिर्फ ए के लिए भी, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ए अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में बी का इलेक्ट्रॉन को भी ए ले लेगा। बॉन्ड का ब्रेकिंग ऐसे होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है। बट यहाँ पे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा? जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो इसने बोला कि मैं पावरफुल हूं, इसने बोला मैं पावरफुल हूं, और देखा भी गया कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन पेयर की अपनी ओर खींचने का टेंडेंसी सेम है। तब किसको दोगे इलेक्ट्रॉन पेयर? किसी को नहीं दोगे। तो क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, दूसरे इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। तो इसे क्या बना ना, जो भी बना उस इंटरमीडिएट को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बाद। पहले तो क्लीवेज समझ लो, फिर इंटरमीडिएट के टाइम में आपको फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ाएंगे। तो क्या जनरेट हुआ बेटा? फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। इसलिए मैंने लिखा कि हियर द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है कि ईच एटम गेट्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ईच एटम, दोनों एटम को देखो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिला अपनी शेयर पेयर। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दोनों जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो गए दोनों एटम के बीच में। एक एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस इंटरमीडिएट को फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो बेटा क्या आपको ये समझ में आया कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जितना भी इंट्रोडक्टरी पढ़ाया? जल्दी बोलो बेटा, क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो बेटा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज पहले मैं ऐसे सिखाऊंगा, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा। तो देखो बेटा, सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी। अब इन्हें यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब? देखो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, ओके, कोई भी मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, सपोज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं पकड़ लेता हूँ केस वन। यहाँ पे मैं पहले पकड़ लेता हूँ बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा। क्या ज्यादा है बेटा? ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, मतलब बी अपने और इलेक्ट्रॉन को जोर ज्यादा से खींच सकता है। चलो ठीक है। तो बेटा तब क्या होगा ना, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है। तो बेटा देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा ना सर? आपके हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन को बी लेगा। क्यों? क्योंकि बी आपका मैंने पकड़ लिया, बी आपका अज्यूम किया है कि बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा बी अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन को भी बी ही लेगा, क्योंकि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जब बी आपका अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा
लेगा और साथ में ए का भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ए का भी इलेक्ट्रॉन को बी ले लेगा तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आपको क्या पता है, जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, काटायन में कन्वर्ट होता है। तो बेटा बी आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन को भी बी ले लेगा क्योंकि बी आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो आपका ए जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बी को तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, काटायन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बेटा बी के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन था, देखो बेटा ध्यान से देखो, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, हाँ जी देखो ये इलेक्ट्रॉन था, साथ में ए का भी एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कौन सा साइन होता है बेटा, नेगेटिव साइन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं। जब आपको कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसको काटायन बोलते हो और कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको अनायन बोलते हो। यहाँ पे कौन लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने अज्यूम किया बी आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो बी ने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, मतलब बी अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन को भी बी ने ले लिया। तो ए का इलेक्ट्रॉन को जब बी ने ले लिया तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन इसका मतलब दे दिया, तो ए हो गया काटायन और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन था और ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये बन गया माइनस, मतलब ये बन गया अनायन। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, और ये कैसे होगा, अटैकिंग रिएजेंट के अटैक से। कौन सा अटैकिंग रिएजेंट बताएंगे अभी, और इसके बारे में डिटेल में फ्यूचर में भी पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। बट याद रखना बेटा कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर इस मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और ये मॉलिक्यूल में जो एटम है अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तब क्या होगा ना, जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तब क्या होगा ना, जो जनरेट होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, ना जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उसको काटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है उसको अनायन बोलते हैं। यही आपको समझना है बेटा। और बेटा सपोज यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, सपोज ए और बी, यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, यहाँ पे मैंने पकड़ लिया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तब जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा बेटा तो क्या होगा बेटा ना, बॉन्ड का जब ब्रेकिंग होगा तो ए क्या करेगा, बी का इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रख लेगा। तो देखो बेटा ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, पर जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा ए ना इस बी का जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपने पास ले लेगा, मतलब ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेकिंग होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है, खींच लेता है। तो ए आप यहाँ पे अपना अज्यूम क्या है कि ए आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ए रख लेगा, तो ए के ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, जिसको अनायन बोलते हैं। और बेटा बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बी के ऊपर कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। अब ये बन गया अनायन और ये बन गया काटायन। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जब आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या, डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंस है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसको इसलिए हेटेरोलाइटिक बोलते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट होता है, काटायन और अनायन जनरेट होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। यही आपका फंडामेंटल, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो बेटा, डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे जितना पढ़ाएंगे इसके बाद पूरा डिटेल में, जब ये जो काटायन अनायन है ना ये भी इंटरमीडिएट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। पर पहले समझ लो कि होमोलाइटिक में क्या जनरेट होता है, हेटेरोलाइटिक में क्या जनरेट होता है। अब एग्जांपल भी देंगे और साथ में बहुत सारे पॉइंट भी इसके ऊपर लिखेंगे। तो पहले इसके बारे में पहला पॉइंट लिख लेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, लिख लो मेरे पास, हियर कोवेलेंट बॉन्ड breaks, here covalent bond breaks in such a way that a single atom gets both the paired pair of electrons। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग ऐसे होता है कि कोई एक एटम दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। कौन सा एटम लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे ए ज्यादा, यहाँ पे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो बी ने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया, खींच लिया।
यहाँ पे ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ए ने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया। तो दोनों एटम में से किसी कोई एक एटम दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। यहाँ पे क्या होता है, तो दोनों एटम में से कोई भी एटम नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। देखो ईच एटम गेट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर। यहाँ पे दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाते थे क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था। बट यहाँ पे क्या होता है, नहीं दोनों शेयर पेयर को कोई एक एटम लेगा। कौन सा एटम लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये केस 1 में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी ने ले लिया, और यहाँ पे ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ए ने ले लिया। तो कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। बट यहाँ पे एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन मिला। यही होता है कंसेप्ट। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, कैटायंस एंड एनायंस जनरेट होता है। बेटा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस बेटा सर। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसका सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट भी पढ़ाऊंगा डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा आपको आप मुझे बोलोगे सर यहाँ पे क्या आप एग्जांपल दोगे? छोटा सा एग्जांपल देते हैं बेटा। सपोज मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखो बेटा क्लोरीन के मॉलिक्यूल का क्या होगा। सपोज यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो इस बॉन्ड का ब्रेकिंग को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो है। तो जब जीरो है बेटा तो क्या होगा बेटा ना, यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो उसमें कंप्रोमाइज होगा। जैसे यहाँ पे होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा प्लस, और बॉन्ड का ब्रेक हो गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये वाला क्लोरीन लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, और क्या जनरेट हो गया बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। कितना? दो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। बेटा यही आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, कब होता है ना, जब दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट जीरो, मतलब 0.4 से कम। यहाँ पे देखो जीरो, इसका जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कितना है बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 3.2 पकड़। तो देखो दोनों का सेम, तो ये से जितना ये सेम उतना ही। तो दोनों जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन लेगा। सिंपल सी बात। तो हो गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं बेटा। सपोज मेरे पास कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे छोटी सी बात बताइए, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है या फिर कार्बन और कोई भी और एक एटम का बॉन्ड, कोई भी एटम एक्स ले लो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बेटा जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा ना, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन है, सपोज यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज कार्बन से ज्यादा है। तो बेटा जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो ये एक्स क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो बेटा ये क्या बनेगा ना सर, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये तो उसका ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये ले लेगा, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इससे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और साथ में सर देखिए ये एक्स के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, पहले से अपना इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी इसने ले लिया, तो उसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो देखो ये बन गया कैटायन, ये बन गया आनायन। और बेटा मैंने यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि पढ़ेंगे इसके बाद बेटा, जब कार्बन पे कैटायन आता है उसी को बोलते हैं कार्बो कैटायन। याद रखना बेटा, कार्बन पे कैटायन कार्बो कैटायन, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बो कैटायन। तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ कैटायन, बट यहाँ पे कार्बो कैटायन। क्यों? क्योंकि कार्बन पे कैटायन। तो कार्बो कैटायन कैसे जनरेट होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड के लिए। कब? जब कार्बन अपने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, तो जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो इसलिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव मतलब कार्बन पे कैटायन, कार्बन पे कैटायन को कार्बो कैटायन बोला जाता है। बेटा इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट अभी कंसेप्ट बता रहे हैं ये जनरेट हुआ कैसे।
सपोज बेटा कार्बन और एक एटम के साथ जुड़ा है जो कि Y है, बट यहाँ पे Y का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज कार्बन से कम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज Y से ज्यादा। तो जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तब क्या होगा बेटा, ना कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। तो बेटा कार्बन अगर ले लेगा तो क्या होगा, देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास पहले से अपने पास इसका इलेक्ट्रॉन था, अब बेटा क्या होगा, अब देखो अपने पास खुद से उसका इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, अब देखो बेटा इस Y का इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन ले लेगा, तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। जब कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मिलता है एटम को वो अनायन बन जाता है। और बेटा Y ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Y क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसको काटायन बोलते हैं। बट बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, जब नॉर्मल माइनस होता है उसको अनायन बोलते हैं, बट जब कार्बन पे माइनस होता है ना बेटा उसको कार्बानियन बोलते हैं, कार्ब अनायन या फिर कार्बानियन। तो देख लो बेटा ये जो जिस चीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, कार्बोकाटायन, कार्ब अनायन या फिर कार्बोकाटायन, कार्बानियन, इसके बारे में मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, ये जनरेट कैसे हुई इसके बारे में 1000 चीज पढ़ेंगे, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, पर पहले जान तो लो कि होते क्या है। अब देखो बेटा कैसे होते हैं, कार्बन पे काटायन, कार्बोकाटायन, कार्बन पे अनायन, कार्ब अनायन या फिर कार्बानियन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कैसे जनरेट होते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से जनरेट होते हैं। और ये फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, ना हमेशा हमेशा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से जनरेट होते हैं। तो ये सब इंटरमीडिएट सब पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल की इंटरमीडिएट है, कार्बोकाटायन इंटरमीडिएट है, कार्बानियन इंटरमीडिएट है, सब इसके बाद पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं इसको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ इसके थ्रू, किसके थ्रू बेटा, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक के थ्रू। तो बेटा ये पॉइंट नंबर 1 क्या आपको पूरा पूरी समझ में आया, इसका पॉइंट नंबर 1 और इसका पॉइंट नंबर 1, इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. No, sir. क्लियर? तो Yes, मुझे sir. मेरे प्यारे बच्चों, Yes, मेरे sir. प्यारे बच्चों, तो क्या मैं समझ लूं कि इसका पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया? चलो अब इसका पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 अगर खत्म हो गया ना तो बहुत सारी चीज आपका खत्म हो गया, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जो 5-6 पॉइंट है वो सिंपल है, बस एग्जाम की मार्क्स के लिए और थोड़ा आपका नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए। अब बेटा देखो पॉइंट नंबर 2। अच्छा बेटा यहां से ही पॉइंट नंबर 2 को आपको दिखाया, ध्यान से देखो यहाँ पे ना जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको दिखाने का तरीका होता है। सर क्या तरीका होता है? देखो बेटा मैं बात करता हूँ क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, 0.4 से कम। यहाँ पे तो मैंने 0 ही दिखा दिया, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो इसके यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कैसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे दिखाते हैं, मतलब इन दोनों एटम में कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो मतलब इसका मतलब इनमें इक्वल शेयरिंग होगा। देखो दिखा रहे हैं इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का। अब देखो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन लेगा, तो इसको दिखाने का तरीका देखो बेटा। देखो मैं एरो मार्क तो दिखा रहा हूं, बट इसको ऐसे हाफ आरो, जिसको फिश हुक आरो बोलते हैं। फिश हुक, आप जो मछली पकड़ते हो कैसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, उसके आगे का जो ये होता है कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो एग्जैक्टली ऐसा ही, तो इसको फिश हुक आरो, फिश हुक आरो क्यों, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ये दिखाने का मतलब है कि दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसको फिश हुक आरो बोलते हैं। ये देखो सेंटर से दिखाया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, इज ऑलवेज टोन बाय फिश हुक आरो। इसको याद रखना बेटा, इसको फिश हुक आरो बोलते हैं। जब भी मैं वन साइडेड आरो, देखो कैसे वन साइडेड आरो कैसे होता है, नॉर्मली ऐसे होता है। आरो नॉर्मली कैसे होता है, ऐसे होता है, बट यहाँ पे देखो बेटा ऐसा नहीं है, एक ही साइड का है, इसको फिश हुक आरो बोलते हैं। ये कब होता है, जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो फिश हुक आरो स्ट्रक्चर दिया जाता है, मतलब दोनों में कंप्रोमाइज हो गए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। बट यहाँ पे देखो बेटा जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ना बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहाँ पे देखो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना बेटा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा ना, कैसे एक ही इलेक्ट्रॉन को भी बी लेगा। देखो कैसे कंप्लीट आरो दिखा रहे,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भी बी ने ले लिया, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ पे देखो बेटा, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका क्या मतलब है बेटा, ना बी के इलेक्ट्रॉन को भी ये ने ले लिया, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में बी का इलेक्ट्रॉन को भी ए ने ले लिया। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को कैसे दिखाते हैं, कंप्लीट आरो से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सेंटर से टिश्यू का यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो आरो का डायरेक्शन टुवर्ड्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। और यहाँ पे देखो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को कैसे दिखाते हैं, कंप्लीट आरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, heterolytic bond cleavage is heterolytic bond cleavage is always, दिख तो रहा है ना बेटा, हाँ, always shown by complete arrow। अब देखो बेटा, यहाँ पे फील्ड हुक आरो या फिर फील्ड हुक स्ट्रक्चर, फील्ड हुक स्ट्रक्चर से आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को दिखाते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो क्लीवेज होता है बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। बॉन्ड का ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, तो इसको आप कैसे दिखाते हो, बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है। बॉन्ड का ब्रेकिंग हेटेरोलाइटिक को कैसे दिखाते हो, कंप्लीट आरो से दिखाते हैं। कंप्लीट आरो कहां से कहां तक जाएगा, स्टार्टिंग हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से होता है, एंडिंग हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से होता है। तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये बी का इलेक्ट्रॉन तो बी ने अपने पास रखा, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन को भी बी ने ले लिया, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ए का इलेक्ट्रॉन को बी ने लिया है। इसी को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पे ए अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में बी का इलेक्ट्रॉन को भी ए ने ले लिया, तो ए यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो ए ये दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा, बी का इलेक्ट्रॉन को भी ए ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो ए रखेगा, तो इसलिए ए के ऊपर नेगेटिव साइन है। तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को आपको ए से दिखाना होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आपको साइन दिखाना पड़ेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपका आरो मान जाएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है वो फील्ड हुक स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है, और जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है वो आपको कैसे दिखाया जाता है बेटा, कंप्लीट आरो से दिखाया जाता है। तो यही कंसेप्ट आपको सेकंड पॉइंट। अब बेटा आज तो टाइम हो गया है, आज इवनिंग को यहां से कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। अब इसको जब आओगे थोड़ा देख के आ जाना, रिवाइज करके आ जाना, हम जल्दी जल्दी थ्योरी कंप्लीट करेंगे ताकि हम ढेर सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकेंगे। ये तो कंसेप्ट है, छोटा मोटा चीज है, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद बहुत अच्छी चीज आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और अगर ये क्लासरूम होता तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिक भी बता देता, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम होता। बट मेरे प्यारे में तो जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके भी इस कंसेप्ट या फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ओके, जो कि नीट और जे में आते हैं बेटा क्वेश्चन। बट फिलहाल मैं जितना कर सकूंगा उतना ही करूंगा, ओके। बट मैं बोर्ड का कंसेप्ट आपको समझा दूंगा ताकि 12th में आपको कोई प्रॉब्लम ना, बस मेरा इतना ही फोकस है और कुछ नहीं। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, और अच्छे से इसको देख लो, पढ़ लो और रिवाइज करके आ जाओ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank इसका you. स्क्रीनशॉट ले सकते हो Thank you, बेटा, sir. अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning.
दो क्लास के बीच में मैं 2-4 मिनट दो क्लास के बीच में 2-4 मिनट में इसलिए रुकता हूँ कि किसी को अगर पानी पीना हो, ठीक है, वॉशरूम जाना हो, जा सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने बोला था कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे, ऐसा हमने बोला था। ऐसे तो पिछले क्लास में किया था, लेकिन वापस करेंगे। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, लेकिन अब वापस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लोगों को गैप मिल गया है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी लोग हेडिंग ले लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हेडिंग